नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत यूपी की खबरों के साथ करेंगे। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां पर महाकुंभ से लौटे अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी खालसा समिति के अध्यक्ष महंत मोहन दास ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सनातन धर्म का बोर्ड बनना अनिवार्य है। साथ ही कहा है कि 100% संतों की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे सनातन धर्म को बढ़ावा मिले। जहां सनातन धर्म को शिक्षा में शामिल किया जाए और जब शुरुआत से ही बच्चों को सनातन धर्म की जानकारी मिलेगी तो सच्चे सनातनी बनेंगे। आपको बता दें कि पहले स्कूलों में सनातन धर्म का पाठ्यक्रम शिक्षा में शामिल था और अब सनातन धर्म की शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सनातन धर्म का ज्ञान स्कूलों में न दिए जाने से सनातन धर्म पिछड़ रहा है और जब शुरुआत से ही युवाओं को सनातन धर्म की शिक्षा के माध्यम से जानकारी दी जाए तभी नवयुवक सनातन धर्म के लिए जागरूक होंगे। महंत मोहन दास जी बोले कि वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है, सब जमीन सनातन धर्म की है। सनातन धर्म का बोर्ड बनने के बाद खुद पता चल जाएगा कि जमीन किसकी है। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड को बनाया जाना बहुत जरूरी है। भारतीय पंच तेरा भाई खालसा समिति के अध्यक्ष मोहन दास जी अपरा काशी पांचाल घाट पर आस्था की नगरी कल्पवास कर रहे हैं और सनातन बोर्ड को लेकर भी उन्होंने कहा कि 100% महात्माओं की भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। सनातन धर्म का बनना चाहिए, क्या कहना है? अपना सनातन का बोर्ड बनना चाहिए और सनातन का बोर्ड बनने के बाद भी कई क्षेत्रों में इसका उद्गार होना चाहिए। जैसे स्कूलों में प्राइमरी में इसका पाठ होना चाहिए, हमारे सनातन धर्म का, हमारे धर्म के बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। शुरू से जब बच्चे को शुरू से पढ़ाया जाता था तब उसकी समझ में आता था, बड़ा होने के बाद समझता था कि ये हमारा सनातन धर्म है। अभी पहले चलती थी अपने हिंदी काव्य में चलती थी धनुष भंग का, रामायण का पूरा चैप्टर था। अब है कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन कई धर्म के प्रति किसी शिक्षा विभाग में भी नहीं कोई वैसा उद्गार किया गया। सनातन इसलिए और पिछड़ रहा है। बोर्ड का तो बहुत ही जरूरी, ये तो होना ही चाहिए। ये तो क्लियर कैसे भी करके ज़्यादा लोगों से जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मांग तो पूरी हर तरीक़ा से हर संभव इसका प्रयास किया जाए सनातन बोर्ड हो। और कई क्षेत्रों में ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र में उसका शुरू से जब शिक्षा क्षेत्र में शुरू से इसका पाठ चलना चाहिए। शिक्षा की तरफ से जब नीचे से बच्चों को जब उसका समझ में आएगा तो आगे चल के वो सनातनी असली सनातनी तभी होंगे जब युवाओं में ऐसी जागरूकता की जाएगी। भाई हमारा इसका वो तो अब जब सनातन की नहीं है तो वो पूरी वक्फ बोर्ड की हो गई। अब तमन्ना सनातन की जमीन है जो वक्फ बोर्ड के पास है। हाँ, वो सबरी सनातन की ही तो है उनके पास। वक्फ बोर्ड जो बता रहे हैं वो सनातन ही है। वो सब जितनी जो है अपने सनातन धर्म की ही जमीन है, उसको वो बता रहे कि अब इस पर अधिकृति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, उसमें सनातन बोर्ड जब बनेगा तब सब पता लग जाएगा कि तुम्हारी कितनी हमारी कितनी। और अब खबर यूपी के वाराणसी से है। यूपी के वाराणसी में वाराणसी आरटीओ प्रशासन की मिली भगत से अवैध डग्गामार बसों का संचालन धड़ल्ले से जारी होता नजर आ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि वाराणसी से प्रयागराज तक अवैध बसों का संचालन जारी है, जिसके चलते यात्रियों का शोषण किया जा रहा है। ड्राइवर यात्रियों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। जहां संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहीं प्रयागराज से वाराणसी का किराया 1000 प्रति यात्री मांग रहे हैं और आरटीओ प्रशासन मूक दर्शक बना नजर आ रहा है, जहां पर सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। डग्गामार बसों से दर्शनार्थी यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। अगर हम बस में चढ़ते हैं जाते हैं तो 250-300 रुपए में हम बोलते हैं। अभी 1000 रुपए एक आदमी का ले रहा है, कहाँ बनारस से, और उसमें बोलता है 20 किलोमीटर पीछे छोड़ेंगे और अभी बोल रहे हैं आपको बीच में उतारता करके। हाँ, और क्या जैसा बात किया है, हम चढ़ने के टाइम में पूरा मेरे को बोल रहे हैं, पूरा बात से बोला है, मुझे गाली दिया है। तो माँ बहन करके गाली दिया है।
तो अभी हम चुपके बैठे हुए हैं। फिर से अभी आए, फिर से नहीं, इस पे क्या कोई स्थानीय वो- पुलिस थाने को हाँ? फोन करेंगे, स्थानीय पुलिस को बुलाएंगे? नहीं, मेरे को कुछ नहीं, मैं कंप्लेंट भी देके जाऊंगा। मेरे पास है ना, ऐसे नया पंप है मेरे भी, मेरे पास 15 आदमी काम करता है। मेरे को आने का टाइम में ऊपर बैठ के मेरे को गाली दिया है। बुलाओ पुलिस, पुलिस अभी बोलता है तुम्हारे को वापस छोड़ के जाऊंगा बस स्टैंड पे। मैं इसका गाड़ी में काले आया है। मैं बेंगलुरु से आया, फ्लाइट में भी आया है, ट्रेन पे आया है और गाड़ी में पकड़। अरे तो फिर डीजल के लिए आप पैसे कहाँ नहीं से दोगे? हैं? हाँ, अभी वो सभी बेंगलुरु से आया मैं। हाँ, अभी बोल रहे हैं, उन्हें सभी आदमी क्या आप बोल रहे हैं 5। आप बोले थे क्या महाराज जी की सरकार का इमेज हाँ खराब कर रहा है? हाँ, आराम से ये जो ऐसा कैसे हो गया। सुबह हम लोग क्या हुआ, ये पकड़ लिया, कौन सा गाड़ी पकड़ लिया, टू व्हीलर पे पकड़ के बोले तो वो 10 किलोमीटर पे छोड़ता है करके बोला था, 2 किलोमीटर छोड़ के। अब खबर यूपी के फर्रुखाबाद सदर तहसील से है, जहां पर यूपी के फर्रुखाबाद सदर तहसील दिवस के समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी ने समस्या सुन निस्तारण के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि समाधान दिवस में अधिकारियों का कर्मचारियों को भय नहीं है और सरकारी कर्मचारी मोबाइल चलाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति समस्या के समाधान में व्यस्त रहे तो कर्मचारी मोबाइल चलाते नजर आए। सरकारी कर्मचारियों ने समाधान दिवस को मखौल बनाकर रख दिया, माखौल उड़ा दिया और पूरा मामला तहसील सदर के ऑफिसर्स क्लब का बताया जा रहा है। अब खबर यूपी के वाराणसी से है। यूपी के वाराणसी के मान मंदिर घाट के सामने गंगा में बड़ी नाव की टक्कर से छोटी नाव पलट गई। हालांकि संयोग अच्छा था कि सभी यात्री लाइफ जैकेट पहने थे, इसलिए सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल दिया गया। वही घटना के बाद यात्री सहमे हुए नजर आए, जहां पर छोटी नाव में 12 से 13 लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी यात्री नाव पर बैठने से पहले लाइफ जैकेट पहने हुए थे। जैसे ही टक्कर लगी, पास में जा रहे दूसरी बड़ी नाव से रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को छोटी नाव से बचाकर बड़ी नाव में बैठा लिया गया। इस घटना में किसी की भी हताहत होने की, जनहानि होने की कोई सूचना नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर जल पुलिस प्रभारी और एनडीआरएफ की टीम पहुंची और छोटी नाव 80 घाट के रहने वाले नाविक की बताई जा रही है। एक हमारी वाला जो ड्राइवर था उसकी दुर्घटना से उसने देखा नहीं था सही तरीके से, सामने वाली नाव ने ठोक दिया था। तो क्या नाव क्या पलट गया था? हाँ, पलट गया था। छोटा वाला बोट था जो सामने आके पलट गया। ड्राइवर भाग गए तुरंत। अच्छा, ड्राइवर कूद के भाग हाँ, गया? तुरंत भाग गए। तो फिर आप लोग कैसे बचाया गया आप लोग को? हम लोग दूसरे नाव से। अच्छा, तो पुलिस वाले भी आए तुरंत? जी हाँ, पुलिस वाले भी आए थे। क्या है, वो सामने वाली नाव भी आ रही थी तेज और ये भी तेज थी, दोनों अनबैलेंस हुए और है ना दुर्घटना हुई। लेकिन है ना जो व्यक्ति गिरे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है और हम लोग भी सारे लोग जो हैं कुशल मंगल है। अच्छा, लगभग कितने लोग बैठे थे, कुछ जानकारी? लगभग 50 लोग थे। अच्छा, तो लाइफ जैकेट पहनी थी कि बिना लाइफ जैकेट की? कुछ लोगों ने पहनी थी, कुछ लोगों को लिए उसने बोला ही नहीं था, थी भी नहीं उसमें। तो आप लोग भी लाइफ जैकेट पहना? हाँ, हम लोग तो पहने थे। अच्छा, तो फिर पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई और उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, तो जी। सब कोई सही है? बिल्कुल, सब लोग सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। देखिए, एक छोटी नाव थी जिसपे 6 लोग उड़ीसा के सवार थे। तो ये एक बड़ी नाव थी, उससे टकरा करके छोटी नाव पलट गई। वहाँ पर करीब 12 फीट पानी था, लेकिन फॉर्चुनेटली सभी 6 लोग लाइफ जैकेट्स पहने हुए थे और एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम पास में थी और उन लोगों ने तुरंत गति से उन सभी 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। तो कोई भी व्यक्ति डूबा नहीं है, सभी सुरक्षित है। मामूली रूप से कुछ खरोंचें आई थी तो उनको फर्स्ट एड दे करके यहाँ से छोड़ दिया गया है। और ये एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी नाव जो है जिसकी कैपेसिटी मतलब छोटी जो नाव है वो प्रतिबंधित की गई है। बिना लाइफ जैकेट के किसी भी नाव में व्यक्ति नहीं चलेंगे, ओवरलोडिंग नहीं होगी, सूर्यास्त के बाद नाव नहीं चलेंगी। ये एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। कितने लोग इंजर्ड होने की संभावना है? देखिए, 6 लोग डूबे थे, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है, कोई भी इसमें इंजर्ड नहीं है। खरोंचे 2 लोगों के आई थी मामूली, उनको फर्स्ट एड दे करके वो अपने अपने घर आगे के लिए प्रस्थान कर गए हैं। अब खबर यूपी के बदायूं से है। यूपी के बदायूं में सड़क सुरक्षा माह में वाहन स्वामियों को टैक्स OTS रैली निकालकर जागरूक किया गया है। बदायूं में बहेड़ी रोड पर स्थित उप सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के रामवचन गुप्ता अध्यक्षता में जनपद के मुख्य वाहन डीलर्स के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप का माध्यम से वाहन चालकों की नेत्र परीक्षण किया गया है। साथ ही बैठक के मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक के सरोज मौजूद रहे, जहां इन्होंने सड़क सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक किया है। यातायात नियमों
के प्रति जागरूकता रैली निकालते हुए संबोधित भी किया गया लोगों को और लोगों से अपील की गई है कि सभी यातायात नियमों का पालन करें। इस मौके पर अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद नजर आए। हमारे सभी टीम पूरी जो है पूरे महीने पहली तारीख से लेकर 31 तारीख तक पूरा सड़क यातायात सुरक्षा का जो है सभी जो है कार्यक्रम किया गया और सबको जागरूक किया गया। यातायात नियमों का पालन करें और चालान भी उसी हिसाब से हुए हैं। हेलमेट का, सीट बेल्ट का चालान हुआ और जुर्माना भी वसूले गए। जुर्माना ही वसूलने से नहीं होता है, परंतु हमें आपको जो है आम जनता को इसके यातायात नियमों का पालन करें, जिससे एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं कम हो, क्योंकि हमारे बदायूं जनपद में दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह प्रोग्राम किया गया है, सबको जागरूक किया गया है और इसी के तहत जो है ये प्रोग्राम किया गया है। अब खबर यूपी के गाजियाबाद से है। यूपी के गाजियाबाद जिले के थाना टीला मोड़ क्षेत्र के भोपुरा चौक दिल्ली वजीराबाद रोड पर आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक में आग लगने से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है, जहां पर आसपास के लोग अपने घरों से निकल सुरक्षित स्थान पर दौड़ते हुए नजर आए। आग इतनी भयानक थी कि ट्रक में भरे हुए एलपीजी के गैस सिलेंडर एक एक करके बम की तरफ उठते हुए नजर आए। वहीं तुरंत पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर गाजियाबाद पुलिस पहुंची और तुरंत अग्निशमन की गाड़ी बुलाई गई और आग पर बड़ी ही मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। गनीमत ये रही कि वहां कोई भी जनहानि होने की खबर नहीं मिली है। आज सुबह लगभग 4:35 पे फायर स्टेशन साहिवाल पर सूचना प्राप्त हुई थी। भोपुरा चौराहे पे एक ट्रक है जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर भरे हुए हैं भारत गैस कंपनी के, उसमें आग लगी हुई है और सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। तत्काल साहिवाल से 2 गाड़ियां और अन्य स्टेशनों से लगभग 8 गाड़ियां मैं एफएसओ के घटनास्थल पर रवाना की गई। यहाँ आके देखा तो जो एलपीजी के सिलेंडर्स थे वो ब्लास्ट होकर इधर उधर जा रहे थे, जिसके कारण लगभग 2 मकानों और 3 से 4 गाड़ियों में आग फैली थी। चारों तरफ से फायर टेंडर्स को लगा के होस पाइप फैला के आग बुझाना शुरू किया गया और लगभग 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस समय कूलिंग का कार्य प्रचलित है। यूपी के हरदोई में अटल मिनी स्टेडियम बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि अटल स्टेडियम में मिट्टी के ढेर लगे हैं। मैदान में चारों तरफ घास ही घास नजर आ रही है। मिट्टी के ढेर व घास होने के कारण खेलकूद का मैदान बंद पड़ा है। अटल मिनी स्टेडियम का बोर्ड लगाने के बाद इतिश्री कर दी गई है, जहां पर फैक्ट्री से निकलकर मिट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं और इसको लेकर भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष महेंद्र सोनी ने मुद्दा उठाया और कहा कि अटल स्टेडियम का निर्माण किया जाए स्टेडियम का निर्माण, जहां पर संडीला नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा अटल स्टेडियम भुगत रहा है और संडीला नगर पालिका के बेनीगंज रोड इमलिया बाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमें खेल के लिए बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं, इसके लिए कई बार यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों को भी बोला गया है, बोले भी आश्वासन भी दिया है कि आगे बनेगा। यहाँ पे एक स्टेडियम बहुत पुराना बात है, नगर पालिका से भी कई बार मांग की जा चुकी है स्टेडियम को निर्माण कराने की। अभी तक वो ज़मीन बराबर थी तो वहाँ बच्चे कुछ खेल वेल लेते थे, लेकिन जब से ये एक फैक्ट्री बनी थी कि बहुत सारी मिट्टी वहाँ पर ढेर लगा दी गई। करीब 1-1.5 साल से मिट्टी ढेर लगी हुई है। बच्चों को खेलने के लिए अपने नगर संडीला में कोई भी कहीं भी स्थान नहीं है, तो प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द वो मिट्टी के ढेर को ही कम से कम बराबर करवा दें तो बच्चों को खेलने के लिए एक स्थान हो जाए। अब खबर यूपी के बस्ती से है। यूपी के बस्ती सदर कोतवाली के मूड घाट पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, जहां पर बदमाशों ने बीते 31 जनवरी को दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी थी। पुलिस की कई टीमें इन्हें पकड़ने के लिए लगाई गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने गोलीकांड के तीनों बदमाश को अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को थाना कोतवाली जनपद बस्ती के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक रोड पर एक युवक को 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उनके द्वारा गोली मारी गई। इसमें वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। उनके परिजनों की तहरीर पर थाना कोतवाली में नियमानुसार अभियोग का पंजीकरण वो सुसंगत धाराओं में कराया गया। इस संबंध में तत्काल पुलिस टीमों का गठन करके संलिप्तों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली क्षेत्र के मूड घाट क्षेत्र में 2 संदिग्ध व्यक्ति
जिनका इस घटना से संबंध है, मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं भागने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस पार्टी द्वारा उनकी घेराबंदी की गई, जिसमें से उनके द्वारा जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें SHO जो कोतवाली के हैं उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। इस संबंध में जब पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायर की गई तो एक व्यक्ति उसमें से इस पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस द्वारा जो 2 व्यक्ति यहाँ से पकड़े गए उनमें से एक का नाम मोहम्मद समीम उर्फ गुड्डू और दूसरे का नाम आदित्य चौधरी है। इसमें मोहम्मद समीम को पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायरिंग में गोली लगी है। इस संबंध में जानकारी की गई। दोनों थाना नगर क्षेत्र जो जनपद बस्ती के अंतर्गत है वहाँ के रहने वाले हैं। इस घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त जो कि इस घटना में नामजद है, अजीत यादव, जो थाना कप्तानगंज क्षेत्र का रहने वाला है, एक अन्य पुलिस टीम द्वारा उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस प्रकार ये जो घटना घटित हुई थी इसमें पुलिस द्वारा 100% वो घटना के मात्र 10 घंटे के भीतर घटना में प्रयुक्त बाइक, जो तमंचा प्रयुक्त किया गया था, जो व्यक्ति इसमें संलिप्त थे, उन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। नियमानुसार इसमें साक्ष्य संकलन करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई और गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को न्यायिक रिमांड पर भेजने की कार्रवाई पुलिस टीम द्वारा कराई जाए। यूपी के हरदोई ग्राम न्यायालय में पहली बार सजा सुनाई गई, जहां 2 धाराओं में 2 साल की सजा सुनाई गई है। आपको जानकारी दे दें कि बस ड्राइवर रियाज को सजा सुनाई गई है। वहीं न्याय अधिकारी प्रवीण कुमार गौतम ने मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। हरदोई की संडीला ग्राम न्यायालय में दोषी को सजा सुनाई गई है। स्टेट बनाम रियाज बाबू जो थाना कछौना की पत्रावली है, उसमें अभियुक्त रियाज बाबू जो बस चालक था उसको धारा 279 IPC में 6 महीने तथा धारा 304A IPC में 1.5 महीने की सज़ा तथा 2000 रुपये जुर्माना हुआ। सन 1988 की घटना है। सन 1988 में एक ब्रिजेश नाम का लड़का स्कूल जाने वाला, जो स्कूल जाने के लिए नैरा तिराहे पर खड़ा था, अपने पिता के साथ स्कूल जाने के लिए खड़ा था। तभी उसके पिता अरुणेंद्र थे जो कटिया मऊ गाँव के रहने वाले थे, थाना कछौना के। वो खड़ा था, तभी हरदोई की तरफ से एक बस आई पीले रंग की। उस बस ने उस लड़के का एक्सीडेंट कर दिया। ब्रिजेश के पिता ने, अरुणेंद्र ने थाना कछौना पर उस बस चालक रियाज के खिलाफ मुकदमा लिखाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह जो मौके के चक्षुदर्शी आई विटनेस थे उनको परिचित कराया गया। उन्होंने उन आई विटनेस गवाहों ने अपने गवाही में ये स्वीकार किया कि उन्होंने मौके पर अभियुक्त रियाज को जो बस चालक है उन्होंने ब्रिजेश का एक्सीडेंट करते हुए देखा था। इस घटना पर सुनवाई के पश्चात तथा अभियोजन पक्ष की तरफ से बहस तथा अभियुक्त के तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से जो बहस है उसके सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रियाज को, जो लखनऊ निवासी है, उसको दोषी माना गया तथा सजा सुनाई गई। यूपी के संभल में कूड़ा डालने को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। जी हां, जहां एक ही परिवार के 3 लोग घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि संभल के धनारी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल कलहा गांव के घमंडी नाम के शख्स का उसके चाचा से कूड़ा डालने वाली जगह को लेकर झगड़ा हो गया। वही चाचा ने भतीजे और उसके परिवार को लोगों को जमकर पिटाई कर दी और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। वही घमंडी सहित उसके परिवार का मेडिकल कराया गया है और आगे पुलिस मामले में छानबीन कर रही है, कार्रवाई जारी है। अच्छा, किस बात को लेकर आपका झगड़ा हुआ था? मैंने कहा था हमने हाथ जगह बता दी, खंडा खंडा बात है। हमारे चचे ससुर ने कहा था हमारे पति और हम बच्चा सब मारे हैं। किस किस चीज़ों से मारा उन्होंने? चक्कू मारा, मेरा डंडा मारा, ये हाथ दो कतई। अच्छा, जिस प्रधान जी ने आपको ज़मीन दी थी घूड़ी डालने के लिए, उनका क्या नाम था? भैया महिपाल जी। कितने बजे की घटना है? 8 बजे। अच्छा, क्या लोग थे वो मानने में? 4 बेटा है, 3 बउआई और सासी, 8 जने। अच्छा, कौन कौन लोग घायल हुए उसमें आप? छन्नू, रूपाल और धनपाल, सेवाराम और क्या कहते हैं, बहू का नाम है कुसुमा बडीवारी को, सासू नाम है नरैनिया और बीच वाली को जसोदा, छोटी वाली को कमलेश। अच्छा, इन लोगों ने आपको मारा है? हाँ। आपको जो चोट लगी है किन किन लोगों का लगी है? हमारे पति के लगी है, घमंडी के, और हमारे बेटा लगी है, हमारे लगी है। हम क्या कहते हैं, बच्चे सब मारे हैं।
अच्छा, पुलिस ने आपकी रिपोर्ट दर्ज करा ली है? हाँ, करा ली। कानून कार्रवाई चल रही है आपकी? चल रही है। खबर तमिलनाडु के रामेश्वरम से है, जहां तमिलनाडु के रामेश्वरम में पाम्बन ब्रिज से विशेष खबर सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपनों को साकार करता हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु के रामेश्वरम का पाम्बन ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। पाम्बन ब्रिज जहां धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बेमिसाल उपलब्धि है। पाम्बन ब्रिज दुनिया का दूसरा और भारत का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक और उत्कृष्ट डिजाइन का शानदार उदाहरण भी है। पाम्बन ब्रिज भारतीय रेलवे ने पाम्बन ब्रिज का निर्माण पूरा कर अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन दिया है और ये पुल मुख्य भूमि के मंडपम को पाम्बन द्वीप और रामेश्वर से जोड़ता है। इसको लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम के पाम्बन ब्रिज से विशेष कवरेज की हमारे सुदर्शन संवाददाता मोहन प्रसाद मीणा ने। सुनिए इस रिपोर्ट में। ये रेलवे की एक ऐसी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरों की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत को बहुत आगे तक ले जाने में मदद रहेगी। देखिए, ये वो ट्रैक है जिसमें ट्रेन जाने वाली लगभग 2 किलोमीटर का ये पुल जो बनाया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विशाल है। इसके जस्ट बगल में अगर हम देखेंगे तो ये पुराना ब्रिज है जो पूरा तरीके से अब खंडर होने वाला है। अब ये धीरे धीरे इस ब्रिज को हटाया जाएगा और इस नए ब्रिज का लगभग शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मोहन प्रसाद मीणा, सुदर्शन न्यूज, रामेश्वरम। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करता हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु के रामेश्वरम का पाम्बन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। भारतीय रेलवे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बेमिसाल उपलब्धि, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए एक बड़ी सौगात जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम है, उसको जोड़ता है। मोहन प्रसाद मीणा, सुदर्शन न्यूज, रामेश्वरम। खबर बिहार के बोध गया से है, जहां पर बुद्ध की ज्ञान भूमि बोध गया में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आगाज आज से शुरू हो गया है। बोध गया बुद्ध की ज्ञान भूमि बोध गया में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय बुद्ध महोत्सव का आगाज ज्ञान यात्रा के साथ आज शुरुआत हो गई है। बुद्ध की तपोस्थली डुंगेश्वरी पहाड़ी की तलहट्टी से सूचता गढ़ होते हुए महाबोधि मंदिर तक गुरुवार की सुबह ज्ञान यात्रा का आयोजन किया गया था। इसमें बौद्ध भिक्षु, देशी विदेशी श्रद्धालुओं के साथ ही जिला प्रशासन के पदाधिकारी व स्थानीय लोग भी शामिल हुए। मान्यता है कि इसी रास्ते से राजकुमार सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे थे और यहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इस कारण से बुद्ध के मार्गों पर चलकर उनके उपदेशों का अनुसरण करने की प्रेरणा ज्ञान यात्रा से ली जाती है और इसके बाद शुक्रवार की शाम कालचक्र मैदान में बौद्ध महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया गया है। बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रोच्चार के साथ महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इसके बाद उद्घाटनकर्ताओं के संबोधन व बिहार गौरव गान का आयोजन भी किया गया। साथ ही विदेशी कलाकारों की प्रस्तुति भी देखी गई। साथ ही बॉलीवुड के पार्श्व गायक अंकित तिवारी की प्रस्तुति देर रात से शुरू होगी। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव के दौरान दूसरे दिन शनिवार को कालचक्र मैदान के मंच पर स्थानीय व बिहार के कलाकारों की प्रस्तुति व शाम में मैथिली ठाकुर व नूरानी बैंड धमाकेदार प्रदर्शन करेगा। साथ ही शनिवार को महिला उत्सव व अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बौद्ध महोत्सव का समापन रविवार को होगा। अब खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली है कि एसएफसी गोदाम कयोटी में अनाज वितरण में गड़बड़ी की जा रही है। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि ट्रकों से अनाज के बोरे बिना तौले यानी कि बिना मापे सीधे पिकअप वाहनों पर लोड किए जा रहे थे। जन वितरण विक्रेताओं का वर्षों से यह शिकायत रही है कि उन्हें वजन से कम अनाज मिलता है। तो वहीं मौके पर रिपोर्टिंग के दौरान ये देखा गया कि एजीएम और डोर डिलीवरी अधिकारियों की मनमानी साफ नजर आई है। ट्रकों से बिना तौले अनाज के बोरे पिकअप वाहनों पर लोड किए जा रहे थे। वहीं कैमरे से पूरी घटना रिकॉर्ड
गड़बड़ हो गई थी। तभी गोदाम प्रबंधक यानी कि एजीएम ने आक्रोश में आकर सुदर्शन के पत्रकार पर हमला करवा दिया और हमारे पत्रकार ने बताया है कि उन्होंने न केवल मेरे मोबाइल को छीनने की कोशिश की बल्कि धक्का मुक्की भी करने की कोशिश की और धक्का मुक्की भी करने लगे। इस घटना का विरोध वहां मौजूद जन वितरण विक्रेताओं ने किया है, लेकिन एजीएम ने अपनी दबंगई दिखाते हुए धमकी दी और वो एसडीओ से झूठी शिकायत पर मुझ पर एफआईआर करवा देगा, ऐसा उनका कहना है। वही मौके पर मौजूद एक जन वितरण विक्रेता ने हिम्मत दिखाते हुए इस अन्याय का विरोध किया है और कैमरे के सामने ये भी बताया है कि उन्हें वर्षों से वजन से हेराफेरी करके अनाज दिया जाता है, जिससे वो उपभोक्ताओं के गुस्से का शिकार होता है और साथ ही उन्होंने एजीएम की दबंगई और भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। अगर आप नहीं लेने के लिए आइएगा, गोडाउन पर नहीं आइएगा तो जैसे तैसे सड़ा गला माल भेज देता है। हाँ नहीं, टाइम पे नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं। बहुत पीछे पड़ने पे 10 बार फ़ोन किए, कल देंगे परसों देंगे, जब मन होगा देंगे, तब चढ़ के यहाँ पे आके ज़बरदस्ती मतलब समझ लीजिए लेना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि मशीन पे 0 हो जाता है पॉस, इसके कारण लाभ छूट जाते हैं पर्ची काटने के लिए। संजय डिस्पोजल अपना लिखा है। आप जो है यहाँ गोडाउन पे आए हुए हैं, एसएफसी के गोडाउन पे आए हुए थे, तो ओवरलोड माल था, आपने देखा है, वो भी अनफिट गाड़ी पे लोड हो रहा था। 123 बोरा गाड़ी लदा हुआ था। जब हमने विजुअल बनाया, एजीएम साहब से पूछ रहे थे तो उन्होंने एकाएक हम पे हमला कर दिया। जी मैंने नहीं देखा। हमला कर दिया था। क्यों हमला किया? आप लोग को वजन से माल मिलता है? नहीं, वजन काटा करके नहीं दिया जाता है, एवरेज पे दिया जाता है जी। 51 पे चावल और 52 पे गेहूँ एवरेज पे देते हैं। आपके भाग में जो हो, 51 हो, 50 हो, 48 हो। ये जो है सिपधारा पर थे एजीएम सुखदेव सिंह जो हैं, जो अभी हम पर हमला किए, वो जो है सो पूर्व में गमन के आरोप में 1 साल तक सस्पेंड भी रहे थे। और फिर जो है सो डीलर का मतलब जो है सो माल चोरी करके वो जो है पार्सल करते हैं। अभी भी देख लीजिए कि गाड़ी ओवरलोड जा रही है यहाँ पर, समझे? तो क्या मतलब जो है आप लोग को तो मतलब जो है सो तौल के नहीं देते हैं ये कभी? नहीं, तौल के नहीं देते हैं, बार बार बराबर कहते हैं जो मेरा काटा खराब है। पता नहीं क्या इशू है, कहते हैं एवरेज पे लेना है तो लीजिए, अगर तौल के लीजिएगा तो जब मन होगा तब देंगे। तो ये पूरी तरीका से जो है सो ये मर्जी है, अपनी मन मर्जी से करते हैं। दबंग प्रवृत्ति के हैं, ये तो देख लिए हैं। ये बात नहीं सुनते हैं, इधर सब सामने हुए हैं जी। खबर मध्य प्रदेश के परसिया से है, जहां पर सिख समाज ने प्रकाश पर्व मनाया और आतिशबाजी के साथ नगर कीर्तन भी निकाला। परसिया के गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे का नया भवन बनाया गया और इस भवन में गुरु ग्रंथ साहब की पहले प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम शुक्रवार से प्रारंभ हुए। शुक्रवार को 6 बजे गुरु नानक पेट्रोल पंप रेलवे पुल के पास गुरु ग्रंथ साहब की अगवानी की गई और आतिशबाजी ढोल धमाकों से स्वागत किया गया। यहां से नगर कीर्तन प्रारंभ किया गया और नगर कीर्तन गुरु गोविंद सिंह चौक होते हुए थाना चौक, परासिया और थाना चौक से गुरुद्वारा साहिब पहुंचा, जहां पर आकर्षक रोशनी से सजाया गया पूरा नगर। वही सड़क पर डिवाइडर पर पीले ध्वज भी लगाए गए हैं। वही पीले ही स्वागत द्वार ने पूरे क्षेत्र की फिजा को बदल कर रख दी है। गुरुद्वारे का नया भवन बेहद शानदार तरीके से सजाया गया और आज नगर कीर्तन का जगह जगह स्वागत किया गया। घोड़े पर सवार सिख आकर्षण के केंद्र थे और इसके साथ ही पंच प्यारे साथ चल रहे थे। पीछे कीर्तन करती महिलाएं का जत्था था और परासिया में लंबे समय से गुरुद्वारे के निर्माण किया जा रहा था और इस नगर कीर्तन में सिख समाज के साथ साथ पूरा शहर भी हर्षोल्लास के साथ दिखा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे शहर में इन जत्थों का लोगों ने जमकर स्वागत किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है, आपको जानकारी दे दें कि आए दिनों ट्रेनों में हो रही चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने अधीनस्थ अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने को लेकर और साथ ही टीम गठित कर ट्रेनों में हो रही चोरी की वारदात पर अंकुश लगाए जाने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं। इसी को लेकर थाना प्रभारी जीआरपी रेल बबीता कठेरिया के नेतृत्व में टीम ने श्रीधाम एक्सप्रेस सहित ग्वालियर पैसेंजर ट्रेन में 2 संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए हैं और आपको जानकारी दे दें कि व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम जितेंद्र जाटव निवासी वरामई थाना
मटसेना, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। वही दूसरा आरोपी विकास जाटव निवासी ग्राम जजौली, तहसील शिकोहाबाद, थाना मक्खनपुर, उत्तर प्रदेश बताया, जिन्होंने 17 जनवरी को श्रीधाम एक्सप्रेस सहित ग्वालियर पैसेंजर ट्रेन से चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। विगत कुछ दिनों से ट्रेनों में चोरियों की वारदात बढ़ रही थी। इसी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल कुमार लोढ़ा सर द्वारा निर्देशित किया गया था। इस पर से एक टीम गठित की गई, जिसमें आरोपियों को चिन्हित किया गया है। उसके बाद इनको पूछताछ के लिए थाने पर लेके आए तो इनके द्वारा एक श्रीधाम एक्सप्रेस तथा दूसरी है ग्वालियर पैसेंजर, इसमें चोरी करना कबूल किया है, जिन पर से एक आरोपी है जितेंद्र जाटव, जिससे 2.5 लाख का मसरूका जब्त किया गया है, जिसमें 3 अंगूठियां सोने की गले का हार तथा चांदी की पायलें तथा कान की झुमकी है। और दूसरा है विकास जाटव, जिससे 3 सोने की अंगूठी जब्त की गई है। ये कहाँ के निवासी हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है? इनके पास कोई और भी होता है? ये जो दोनों आरोपी हैं, इनका पूर्व भी आपराधिक रिकॉर्ड है और ये अधिकतर ट्रेनों में ही चोरियां करते हैं। ये भिंड से ग्वालियर, ग्वालियर से मुरैना, ऐसे ही चोरी करते रहते हैं ये। अच्छा, ग्वालियर में के खिलाफ पहले भी कोई ऐसे अपराध दर्ज? ये सागर में तथा एक सागर में और बीना में इनके ऊपर। बिहार के दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। दरअसल दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही लहरियासराय थाना सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी श्याम सुंदर शाह की आज अपने जमीन का कब्जा लेने के दौरान लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मेरा बेटा को, मेरा पति को मार दिया। जयप्रकाश, शुभम, गौरी, तीनों को मिलकर पटक के सीना पर चढ़ के जान मार दिया। मारपीट हुआ? मारपीट हुआ। किस लिए हुआ? कारण क्या था? कारण था, हम घर खरीदे हुए थे उसकी माँ से और उसकी माँ बेच दी थी। उसकी माँ को भी लोग बहुत प्रताड़ना करता था, मारा पीटा था और उसकी माँ का अपना संपत्ति था। तो उसकी माँ जो हम लोग के पास आके रहती थी, बोलती थी, और उसके बाद उसकी माँ हम लोग को घर बेच दी है और उसकी माँ चली गई थी। हम लोग को कब्जा नहीं कर दे रहा था, घर में कब्जा किया था। हम लाइन कटवा चुके थे उन सबका, 1-1.5 साल पहले लाइन भी कटवा चुके थे। यही आज वो लोग कुछ कर रहा था घर में, तो हम लोग रोकने गए हैं कि अब तो जब हो गया, जब विवाद चल रहा है तो तुम क्यों करोगे, हम भी क्यों करेंगे। इसी पर दोनों बाप बेटा मिल के मारा है, कलेजा पर चढ़ गया है। कौन दोनों बाप बेटा? मंटू सहनी, मंटू, अरे क्या नाम है? मंटू खट्टी। मंटू खट्टी। जयप्रकाश नाम है उसका बेटा शुभम, गौरी और उसकी वाइफ अंदर से भी सब कोई मिल करके। हम अकेले, हम दोनों आदमी अकेले थे उस घर में। हाँ, पटक दिया तीनों घर में और मार के सीना पर चढ़ के लोग किया। जब बेहोश हो गए तो हम लात पाट के हम अपना पति को सबको टेम्पो से लेके आए। ये जो संपत्ति आपने खरीदा, घर खरीदा, कहाँ पे खरीदा है? रहमगंज में। रहमगंज में? हाँ। कितने साल पहले? 1.5-2 साल कर समझ लीजिए। हाँ। जिनसे संपत्ति खरीदा उनका क्या नाम है? गीता देवी। हाँ। ये उनकी संपत्ति पति की थी? नहीं, उसकी अपने मायके का संपत्ति था, उसके माँ का मिला हुआ संपत्ति था। उनकी माँ का संपत्ति था, उसमें उसका किसी का हिस्सा नहीं था, सिर्फ उसकी माँ का था। और इसकी माँ सारे बेटे को अपना हिस्सा दे चुके, सिर्फ उसकी माँ का हिस्सा था वो। हाँ। तो वो जब बेच के चली गई तो फिर वो उनके औलाद हो या उनके भी औलाद जो कब्जा किए तो कैसे कब्जा करके रह रहे थे? क्या उनकी जिन्होंने बेचा था से जबरदस्ती गुंडे से वो और उसका मनोज पे जो है भाई, मंटू का भाई मनोज, गुंडे से कई बार हम लोग गए हैं, लेकिन हम लोग 2 आदमी अकेले थे। वो लोग सब कोई मिल के कितना बार धमकाया है। शुभम तो आज तो शुभम बोला है कि गोली मार देंगे, बोला है कि गोली मार के जान मार देंगे। अच्छा। हाँ। एक आखिरी प्रश्न है। हाँ, कि ये हादसा कितने बजे हुआ है? 1:30 बजे के करीब, 1:30 से 1-1:30 के बीच में हुआ है, 1:30 बजे के करीब। क्या वो लोग घर तोड़ के कुछ बना रहे थे? नहीं, दुकान में वो लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, वही कर रहा था। आगे दुकान था, उसमें कुछ वो लोग कर रहा था कंस्ट्रक्शन। मामला न्यायालय में चल रहा है? मामला न्यायालय में चल रहा है। कभी आपने इसको लेकर के वरीय पुलिस अधिकारी को आवेदन दिया है इससे पहले? कितनी बार दिए हैं, कितनी बार दे चुके हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। एसपी ऑफिस कई बार गए हैं? कई बार गए हैं। आज भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ये हादसा हो गया मेरे साथ। ये मामला ये है कि आज लगभग 1:45 जैसा बताया जा रहा है, रहमगंज में मेन रोड पर ही एक दुकान है और उसके ऊपर बना हुआ 3 मंजिला मकान है।
मेन रोड पर स्थित, जहाँ जो मृतक है श्याम सुंदर साहब वो गए हुए थे अपनी पत्नी के साथ। इन लोगों का क्लेम है कि उस मकान की जो मालकिन है, जो गीता देवी, जो अभी रेजिडेंट वहाँ रह रहे हैं, उनकी माँ है, उनसे इन्होंने 2 साल पहले लिखवा लिया है। और उनके पुत्रों का कुछ और कहना है, इसी को लेकर विवाद हुआ था। आज वो दुकान में ताला लगाने के लिए आए थे अपनी मलकियत को स्थापित करने के लिए। उसी विवाद के क्रम में जो इस घर में भी फिलहाल रह रहे हैं मंटू उर्फ जयप्रकाश साहब, उनके और उनके पुत्रों के द्वारा कुछ कहासुनी मारपीट की घटना हुई है। मारपीट के बाद उन्हें DMCH लाया गया और जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। सर, ये पूर्व की विवाद थी क्या? पूर्व का विवाद है। उन्होंने, जो मृतक हैं, इन्होंने गीता देवी से, जैसा ये बता रही हैं उनकी पत्नी, गीता देवी से जमीन लिखवाया था, दुकान लिखवाया था। और इस स्थल पर अभी जो गीता देवी उनके पुत्र रह रहे हैं, उनका कुछ और कहना है। उन्होंने अपनी मां पर मुकदमा कर रखा है, जैसा बताया जा रहा है। उसी विवाद को लेकर वो दुकान में ताला लगाने के लिए आए थे, जहां नोकझोंक हुई, फिर मारपीट हुई, ताला लगाया गया और मृत्यु हो गई। किसने बेचा सर? जमीन किसने बेचा? गीता देवी ने। ये पेपर सभी देखे जाने हैं, जो पेपर सभी देखे जाने हैं, तब बताया गया उसके बाद बातचीत नहीं हो पाई, कर्नाटक के बेलगांव जिले के रायबाग तहसील के हारूगेरी शहर में वृषभेंद्र शैक्षणिक संस्थान द्वारा 3 दशकों से चला रहे दरूर उत्सव का भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर सप्तरंग वेदिके कार्यक्रम का उद्घाटन युवा उद्यमी अशोक अस्की ने किया है। सप्तरंग मंच पर स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। और आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।